घाटी में अलगाववादियों का बंद, कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई। अलगाववादी नेता यासिन मलिक की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। जम्मू में आज अमित शाह का कार्यक्रम, शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। अलगाववादियों पर कड़ा प्रहार कर सकते हैं शाह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भारत बनेगा गेस्ट ऑफ ऑनर। अगले महीने अबू धाबी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक होंगी सुषमा स्वराज। पाकिस्तान ने सीमा पर फिर से की नापाक हरकत। राजौरी में रात भर होती रही गोलीबारी, भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, जेके गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू दौरे पर हैं और इसी को लेकर अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं। यहां पर अपनी तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बहुत सारी योजना परियोजनाओं को रखने वाले हैं। इस मौके पर किसानों से खास तौर पर बातचीत करेंगे और यहां पर खास बात ये रही कि इसके बाद जब आगे ये सिलसिला बढ़ेगा और इसके बाद अमित शाह पहुंचेंगे, इससे बाद भगवती नगर जहां पर वो लोगों से संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि जहां वो संबोधित करने वाले हैं उस पूरे कार्यक्रम का नाम ही श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। यानी पुलवामा अटैक के बाद जो भी जितने भी 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जो सेना के जवान हैं वो शहीद हुए थे, उनकी शहादत को देखते हुए अमित शाह यहां से उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर लगातार ये कहा जा रहा है और अमित शाह की तरफ से भी ये बार बार देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद पनप रहा है, आतंकवाद पनप रहा है, उसके खिलाफ भी अपनी तरफ से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हुए बहुत सारी बातों को रखेंगे अपनी तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। और कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हुए भी उनको घेरते हुए नजर आएंगे आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आपको बता दें इससे पहले जम्मू 2 दिन के दौरे पर आने वाले थे अमित शाह, पर किन्हीं कारणों की वजह से अब ये दौरा 1 दिन तक ही सीमित रह गया है। अब से थोड़ी देर पहले कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, इसके बाद भगवती नगर पहुंचेंगे रैली के लिए और यहां से रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें यहां पर बहुत सी योजना परियोजना और अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे क्योंकि चुनावी साल है, तो इस लिहाज से भी जम्मू कश्मीर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर का जो माहौल है और उस तनाव को देखते हुए जो इस वक्त की खबरें बनी हुई हैं या फिर जो माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, उसके मद्देनजर भी अमित शाह यहां पर लगातार कड़े शब्दों में अपनी तरफ से उसकी आलोचना करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी घटना के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से पूरा हिसाब बराबर करने की चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 35 पर संभावित चुनावी या फिर उसको लेकर सुनवाई से पहले ही कश्मीर घाटी के हालात और संवेदनशील हो गए हैं। इसी बीच अलगाववादियों के संगठन ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप जेआरएल ने रविवार यानी आज घाटी बंद बुलाया है। हुर्रियत की बात हम कर रहे हैं और साथ ही साथ जेआरएल ने भी ये कहा मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, रात में छापेमारी, राज्य में दमन, हत्या और सेंसरशिप के कारण लोगों के बीच असुरक्षा और अनुच्छेद 35 के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ के विरोध में 24 फरवरी को हड़ताल की जाएगी। आपको बता दें सोमवार को संविधान की धारा 35 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी संभावित बताई जा रही है और इससे पहले सरकार ने अलगाववादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 150 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। इससे शनिवार को कश्मीर घाटी में तनाव व्याप्त हो गया। शांति व्यवस्था के मद्देनजर सरकार ने घाटी के इलाकों में धारा 144 को भी लगा दिया और उसी के बाद से यहां लगातार माहौल गर्म नजर आ रहा है और इसके एहतियातन जहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है सेना की तरफ से और यहां पर आईटीबीपी और
सेना के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अलगाववादी नेताओं की तरफ से, हुर्रियत की तरफ से यहाँ बंद बुलाया गया है आज। अब यार ये कह लीजिए कि अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से कार्रवाई हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ या फिर ये कह लीजिए अलगाववादी नेताओं के खिलाफ हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये 35 और 370 कम और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना ज्यादा महत्वपूर्ण अब उनके लिए भी हो गया है। पुलवामा हमले के बाद देश की सीमाओं पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सबसे ज्यादा असर जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ में देखने को मिल रहा है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर के कलाल और बाबा खोड़ी में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर गोलाबारी लगातार जारी है। वहीं खबर ये आ रही है कि कल रात करीबन 8 घंटे तक भारतीय सेना और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मूसलाधार गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि रात करीबन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक राजौरी की बाबा खोड़ी में भयंकर फायरिंग हुई है, जिसमें दोनों तरफ से छोटे हथियारों के अलावा भारी हथियारों का भी उपयोग किया गया। गौरतलब है कि इस फायरिंग के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जमशीद मलिक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जमशीद, खासतौर पर जब से पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद से सक्रिय तौर पर यहां से भारतीय सेना, उधर से पाकिस्तान रेंजर्स लगातार बने हुए हैं और ये गोलीबारी चाहे छोटे पैमाने पर और बड़े स्तर पर दोनों तरह से देखी जा रही है। वहीं लोगों को इसका खामियाजा साफ तौर पर भुगतना पड़ रहा है। ताजा हालात क्या है और आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है जमशीद? संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे जमशीद हमारे साथ जुड़े, पर मैं आपको बीते कुछ दिनों का हाल बता देती हूं। पाकिस्तान में खासतौर पर जब से पुलवामा अटैक हुआ है उसके बाद से दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई हो रही है। एक बार फिर से जमशीद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जमशीद, मेरा सवाल यही कि बीते कई दिनों से लगातार इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर लगातार शेलिंग चल रही है। अभी के लिए ताजा अपडेट आपके पास क्या है? जी, आज रात को पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलीबारी का सिलसिला शुरू किया, जो तकरीबन 9 बजे के करीब शुरू हुआ बाबा खोड़ी इलाका नौशेरा में, जो सुबह 5 बजे तक चलता रहा, क्योंकि 8 घंटा पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी के साथ साथ जिस तरह फौजी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं लोगों में गम व गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लोगों की जानिब से बार बार एक ही आवाज उठ रही है कि आर या पार की बात है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को गोलाबारी से निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद ये लोगों को कई बार अपने घर बार भी छोड़ने पड़े। और आज यहाँ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज भी किया और लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि लोगों का अब ये कहना है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए ताकि वो इन रिहायशी इलाकों को बार बार निशाना न बनाए, क्योंकि पूरी रात पाकिस्तान की जानिब से आज यहाँ लोग अपने गोलाबारी शुरू की गई, जिसके बाद लोग अपने घरों में महफूज जगह पे छुपे रहे, क्योंकि पूरी रात की गोलाबारी के बाद इस इलाके में एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो रात भर सोया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहरी आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। जिससे पहले देखते थे हम पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर इस बार पाकिस्तान की जानिब से मार्टर का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गूंज से पूरा इलाका हिल पड़ता है और लोगों में डर व खौफ भी देखने को मिल रहा है। लोगों की जानिब लोगों में गम व गुस्सा भी है और लोग अब चाहते हैं आर या पार एक ही बार की लड़ाई की जाए ताकि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान इन शहरी आबादियों को बार बार निशाना ना बनाए। वहीं जमशीद, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से वहां के जो लोग हैं उनको पीछे कर दिया है, उनको उनकी स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए जहां पर ये लगातार गोलीबारी चल रही है वहां से अलग कर दिया है। भारतीय बॉर्डर पर क्या हालात है? लोगों को सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए बंकर्स की तैयारी, उस लिहाज से क्या कुछ तैयारी की गई है? ये बंकर तो हमारे राजौरी और पुंछ इलाकों में पहले से इन पे बंकरों पे काम चल रहा है। और दूसरी जानब जिस तरह ये अफवाहें फैलाई गई थी पिछले कुछ दिनों से कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के जितने गांव हैं इनको खाली किया जा रहा है, और आज भी कुछ अफवाहें इस तरह आई हैं सुबह से कि जिस तरह बताया गया कि राजौरी के 27 गांव ऐसे हैं जिनको खाली करवाया जा रहा है, मगर ये सिर्फ बेबुनियाद अफवाहें ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि कल एक बड़े पैमाने पर एक मीटिंग राजौरी में जरूर हुई, जिसमें डीमकम और आईजी राजौरी और डीसी पुंछ और डीसीबी राजौरी और एसएसपी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मगर इस मीटिंग का जहां तक हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि इस मीटिंग में सिर्फ यही फैसला लिया गया कि अगर शॉर्ट नोटिस में गांव को खाली करवाना पड़े लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जमशीद तमाम जानकारी के लिए। अभी तक ऐसा कोई
ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, खासतौर पर जब हम एलओसी की बात कर रहे हैं तो अपने स्तर पर सेना के जवानों की तरफ से तमाम तैयारी कर ली गई है, वहीं प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद है, उनकी तरफ से भी तमाम तैयारी खासतौर पर लोगों की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा के तौर पर की जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे। टोंक में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश के कुछ हिस्सों में कश्मीरियों पर हुए हमले को नामंजूर करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। कश्मीरी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। कश्मीर का बच्चा बच्चा आतंकवादियों के खिलाफ है, हमें उसे अपने साथ रखना है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ की यात्रा करने लाखों श्रद्धालु जाते हैं, उनकी देखभाल कश्मीर का ही बच्चा करता है। हाँ, क्या हुआ? घटना छोटी थी कि बड़ी थी? कश्मीरी बच्चों के साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुद्दा ये नहीं है। इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। कश्मीर का बच्चा बच्चा वो भी इन आतंकवादियों से परेशान है, वो भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हमें उसको साथ रखना है। आपने देखा होगा अमरनाथ की यात्रा, देश से लाखों श्रद्धालु जाते हैं। अगर उनकी कोई देखभाल करता है तो ये मेरा कश्मीर का बच्चा करता है, कश्मीर के लोग करते हैं। एक साल पूर्व अमरनाथ यात्रियों पर गोली चली थी और आपने टीवी पे देखा होगा। उन यात्रियों को जब गोलियां लगी, वे घायल हुए, तो उनको खून देने के लिए कश्मीर के मुसलमान कतार लगा करके खड़े हो गए थे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मेरा कश्मीर का लाल, उसकी हिफाजत करना मेरे हिंदुस्तान के हर नागरिक का काम है। बताओ भाइयों, हाथ उठाकर आप ये जिम्मेवारी निभाओगे क्या? मैं देश से अनुरोध करता हूं, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मन जो है उनके खिलाफ है। और मैं कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को भी विश्वास दिलाता हूं, 40 साल से आप भी आतंकवाद के भुक्तभोगी हो। 3 जिलों में कुछ मुट्ठी भर लोगों की पनाह से ये खेल चलता रहा है। कहां गृह मंत्रालय ने घाटी में अर्धसैनिक बलों की 100 अन्य टुकड़ियां तैनात करने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि 14 साल बाद बीएसएफ को कश्मीर घाटी में तैनात किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि यह तैनाती आगामी चुनावों के मद्देनजर की जा रही है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी साझा की हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ने। 1990 के बाद वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज फिर से बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है। अगर हम बात करें तो 1990 की जो सिचुएशन घाटी में हुआ करती थी, उस वक्त कर्फ्यू के मामला सामने होते थे या क्रैकडाउन्स वगैरह होते थे, तो जिस तरह से बाद में सीआरपीएफ के साथ साथ दीगर पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम को अंजाम देती थी, अब दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट ने घाटी की तरफ बीएसएफ को रवाना किया गया है ताकि वादी कश्मीर की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऐसी स्थिति बने जिसे टैकल किया जाए। और खुसूसन इस वक्त मैं शहर के बीचों बीच मौजूद हूं जहां पर बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया है और घाटी में इस वक्त तनाव दिखाई दे रहा है क्योंकि जेआरएल ने जिस तरह से कॉल दी है, जेआरएल की जो कॉल आई है 35A के मामलात को लेकर, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शहर के 5 पुलिस स्टेशनों में कर्फ्यू और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस के मामलात खूब दिखाई दे रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट साहिल भट्ट के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। अब अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ से है। दरअसल यहां पर पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैलाई जा रही थी कि सीमा से
सटे गांव खाली कराए जा रहे हैं। इससे सीमा पर रहने वाले लोगों में तनाव बढ़ गया है, जिससे हालात खराब हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि हालात के मद्देनजर प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया था। वहीं इस मुद्दे पर डीसी पुंछ राहुल यादव ने लोगों से अपील भी की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ अफवाहें पिछले कुछ दिनों से जो हमारे ट्विन डिस्ट्रिक्ट है पुंछ और राजौरी, वहां पर काफी इस टाइप की अफवाहें आई हैं कि विलेजेस जो है वो जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको खाली कराया जा रहा है। और इस टाइप की किसी भी अफवाह पर किसी भी बंदे को जो है, किसी भी पर्सन को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक कोरी अफवाह है और इसके खिलाफ जो भी इस टाइप की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अगर कोई भी इस टाइप से अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज या फिर इस टाइप का कोई भी अगर मैसेज मिलता है तो उसको जो है तुरंत, अगर कोई भी इसको प्रोपोगेट करता है नेसेसरी और जो फियर लोगों के दिमाग में क्रिएट करता है, तो उस पर्सन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर इशू हो चुके हैं और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसको बिल्कुल सख्ती से इंप्लीमेंट करवाएगी। और इस अफवाह को इसको जो है वीड आउट करने के लिए आज मैं बॉर्डर एरिया जो है वहां पे विजिट भी करूंगा और वहां पे लोगों को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि इस टाइप की कोई भी कार्रवाई स्टार्ट नहीं हुई है। देखिएगा, सोशल मीडिया जो है उसको भी, उस पर भी आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी भी ये एक जिम्मेदारी है कि आप अगर कोई इंफॉर्मेशन आए तो आप उसको वेरीफाई करें एटलीस्ट उसका कि उसमें क्या सही है क्या गलत। तो इसके लिए ऑलरेडी इसको कंट्रोल करने के लिए अननेसेसरी, जिससे कि लोगों के दिमाग में डर क्रिएट ना हो, एक माहौल हमारे जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का खराब ना हो, 144 का ऑर्डर ऑलरेडी मेरे द्वारा निकाला गया है और वो कल निकाला गया था। और अगले 2 दिनों के अंदर हमारे जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनको सबको अपने कंसर्न एसएचओ के पास रजिस्टर करना है और उसमें उन्होंने जो परमिशन है उसको भी केवल एडमिन ओनली करना है। और इसके अलावा और भी जो वहां पर जो भी उनके अगर कोई भी उसमें कोई रॉन्ग कोई अगर वो इन्फॉर्मेशन करता है, कोई उसमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उन्होंने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इत्तला करना है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। इसके ऊपर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सोशल मीडिया अगर आप चलाते हैं तो आपका एक दायित्व भी बनता है, आपको वो निभाना है। अदरवाइज you will be responsible and district administration will ensure that you are held responsible for that and you आपके ऊपर जितने भी हमारे आईटी एक्ट में या फिर आरपीसी के तहत जितने भी हमारे आपके खिलाफ जो है जो भी आपके खिलाफ जो है धाराएं बनती हैं उसके तहत आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं डीसी राजौरी की तरफ से, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जब माहौल पहले से ही खराब हो घाटी में और ऊपर से बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षा बल अपने पैमाने पर अपने स्तर पर काम कर रहे हों और ऐसे में अफवाहें और सोशल मीडिया जो बेहद नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं इन दिनों, उसको लेकर सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की भी होती है कि किसी भी तरह की खबर अगर उन तक पहुंचती है तो पहले उसको वेरीफाई करें। आगे बढ़ाने से पहले बहुत जरूरी है आप उसको खुद वेरीफाई करें, रीचेक करें, रीथिंक करें और उसके बाद ही खबर को आगे पहुंचाएं। और काफी कुछ निर्देश भी दिए गए डीसी की तरफ से। उन्होंने बताया कि खबर अगर गलत पाई गई, उनकी तरफ से आगे बढ़ाई गई तो विभिन्न धाराओं और मुख्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खासतौर पर जब बात नेटवर्क क्राइम को लेकर आए, आप गलत खबरों को नहीं चला सकते, फेक न्यूज आप नहीं बढ़ावा दे सकते। और उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने विवेक से काम ले और समझदारी से ये समझें कि कौन सी खबरें महत्वपूर्ण है और क्या ये भारत की सुरक्षा के लिए या फिर शांति को भंग तो नहीं करने वाली खबर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तरफ से तैयारी करें, एक्शन लें और सतर्क रहें। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद द्वारा गठित नवनिर्मित लद्दाख डिवीजन को अंतिम रूप देने के लिए समिति ने कारगिल का दौरा किया। इस दौरान कारगिल के लोगों ने इकबाल ब्रिज से लेकर टीएफसी ब्यान माथांग तक मानव रेखा और हाथ में झंडा लेकर समिति के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य नए बने लद्दाख डिवीजन के आवधिकता का अध्ययन करना और लेह और कारगिल जिलों के लोगों की चिंताओं को समझना और उनका समाधान करना था। कारगिल में समिति का स्वागत करने वाले मुख्य कार्यकारी पार्षद ने राज्यपाल को कारगिल के लोगों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए और SRO 110 से 120 में संशोधन करने और लद्दाख डिवीजन बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया।
पर्पज के लिए ये डिवीजन बनाई गई है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उस डेवलपमेंट और ग्रोथ में ये हमारे ऑफिसर साहिबान है। एंड मैं अपने कमेटी मेंबर साहिबान की तरफ से ये आप सबको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि विद एन एब्सोल्युटली ओपन एंड फेयर माइंड वी विल ट्राई टू बी इक्विटेबल, वी विल ट्राई टू बी फेयर, वी विल ट्राई टू बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबिलिटी हम इंसाफ करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ तबादला ख्याल भी करेंगे, आज भी करेंगे। तुम्हारा जरूरत तो धन्यवाद देते हुए नजर आए तमाम लोग, खासतौर पर लद्दाख डिवीजन को लेकर। कुदरत का कहर कुलगाम की गुज्जर बस्ती के एक गरीब परिवार पर कुछ इस तरह गिरा कि उनका घर ही तबाह हो गया। आपको बता दें कि इस गरीब परिवार में 8 बच्चे हैं, जिनमें से 5 गूंगे हैं। बेजुबान बच्चों ने इशारों में ये बताया कि उनके पास खाना खाने और पढ़ाई करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो ऐसी हालत में वो भला घर कैसे बना लें। परिवार ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उनकी मदद की जाए ताकि इस कड़ाके की ठंड में वो घर की 4 दीवारों के अंदर महफूज रह सके। बोल नहीं सकती पर अपना दुख जरूर बयान कर सकती हैं और ये बहुत जरूरी है प्रशासन को खासतौर पर समझने की, वो भी ऐसे समय पे जब ठंड इतनी ज्यादा है और लोगों को छत नसीब नहीं हो रही और लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर विभिन्न कितनी ही सारी योजनाएं हैं जिनके तहत घर मिल सकते हैं, घर बन सकते हैं और घर अगर पूरे देश में एक परिवार भी बिना छत के सो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए और कहीं ना कहीं ये अपमान भी है हमारे देश के लिए। ऐसे में यहाँ के प्रशासन को खासतौर पर देखना चाहिए, अन्य सरकारों को देखना चाहिए कि उनके इलाके में लोग किस तरीके से रह रहे हैं और ये खबर दिखाना बेहद महत्वपूर्ण था ताकि इन बच्चों की आवाज हम बन सकें और प्रशासन तक पहुंचा सके और उनके कानों में इनकी आवाज जरूर पहुंचा सके। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है और गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनकी मदद की जाए। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलवामा हमले की निंदा की। पुलवामा हमले पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जैश-ए मोहम्मद नहीं, जैश-ए-शैतान है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह हमला पाकिस्तान की सेना और ISIS ने साजिश रचकर करा है। दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से जायद CRPF के जिम्मेदारान की मौत हुई। मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि बहैसियत इस मुल्क के शहरी के मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि ये जो हमला हुआ है इसका रास ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI के प्रोग्राम और प्लान के तहत यह हमला हुआ कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश-ए-मोहम्मद नहीं, तुम जैश-ए-शयातीन हो। जो जैश-ए-मोहम्मद है, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है और ये जैश-ए-शयातीन है, ये जैश-ए-इबलीस है और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द।
वहीं राज्य जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के कारण डोडा के लोगों पर परेशानियों का सैलाब आ गया है। एक तरफ जहां सेब, खुबानी और नाशपाती की फसल खराब हो गई है, वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि उन्हें बिजली, पानी और रोड जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, जिसके चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। तो जंगलात वगैरह का बहुत भारी नुकसान हुआ है। जंगल पूरे बर्फ की वजह से गिर चुके हैं। फलदार मेवे, बागात वगैरह पूरे नष्ट खत्म हो चुके हैं। भलारा के इस एरिया में, चराला बेल्ट में पूरे जंगलात का नुकसान हुआ है। फसल का नुकसान हुआ है। कोई भी जमीन मतलब इतनी खिसक चुकी है अपनी जगह छोड़ के कि जमीन का पता ही नहीं लगता कि कौन सी जमीन किसकी है और कौन। तो यहाँ बहुत भारी बर्फबारी हो गई। उसी बर्फबारी से बहुत काफी नुकसान हो गया हमें। सारे हमारे दरख्त गिर गए। ये जो हमने पेड़ लगाए थे अपनी जमीन में, वो सारे पेड़ वो सारे गिर गए हैं सर। अखरोट थे, सेब थे, खुबानियां थी, अनार थे, वो सारे पेड़ गिर गए हैं। वो सारा नुकसान, हमको बहुत भारी नुकसान है और हमें पानी की बहुत किल्लत हो गई। इस बर्फबारी से पानी लाने के लिए हमें कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। पानी की बहुत किल्लत हो गई है। पानी पाइपें सारी टूट गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।